देखिए, शपथ शुरू हो गया। प्रवेश वर्मा, मुझे लगता है अब 6 मंत्रियों के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। प्रवेश वर्मा शपथ ले रहे हैं। प्रवेश वर्मा जिन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जाट समुदाय से आते हैं। सबसे बड़ा उपलब्धि यही थी भाई कि अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया, 4099 वोटों से हराया। 2 बार सांसद भी रहे हैं वो पश्चिमी दिल्ली से। 2019 के लोकसभा चुनाव तो उन्होंने 5.78 लाख वोट से जीता था। तो माना जा रहा था कि ये एक मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा हो सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। संदीप जी कैसे देख रहे हैं, प्रवेश वर्मा कहाँ चुके? देखिए, प्रवेश वर्मा जी चुके नहीं हैं। मैं दोबारा सौरभ जी बात कह रहा हूँ और बहुत गंभीरता से ये बात बोल रहा हूँ। प्रवेश वर्मा जी को दायित्व बदला गया है और आने वाले भविष्य की बड़े दायित्व के लिए उनके लिए तैयारी भी की जा रही है। तो प्रवेश वर्मा कोई चूके नहीं है। प्रवेश वर्मा को ये बता दिया गया है, क्योंकि देखिए, अगर 15 दिन 17 दिन अगर समय लगा तो ऐसा नहीं था कि प्रवेश वर्मा को मनाया जा रहा था। प्रवेश वर्मा को भी ये पता हो चुका था कि जो है, इसलिए बीजेपी टाइम ले रही है, पार्टी इसलिए टाइम ले रही है ताकि आने वाले भविष्य में उनके लिए कुछ और बनाया जाए। और ये जो चुनाव है, ये देखिए, मेरी बात सुनिए, इसको समझने की बड़ा जरूरत है, बारीकियां हैं इसमें। कि प्रवेश वर्मा को तो मेन टारगेट किया गया था केजरीवाल के ऊपर, ताकि केजरीवाल का जो फोकस है बाकी सीटों पर ना जाए। अगर वो बाकी सीटों पर रहते तो शायद ये चुनाव इतना आसान नहीं हो पाता, ये नहीं इतना जीत पाता है बीजेपी। तो केजरीवाल को एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, उनको नई दिल्ली के इर्द गिर्द ही घूमने दिया गया है। शायद यही वजह भी रही है। तो प्रवेश वर्मा को कह सकते हैं कि तुड़ुक का इक्का की तरफ प्ले किया गया है कि आप तो इसको केजरीवाल जी को एंगेज करके रखो, बाकी हम चुनाव देख लेंगे। तो केजरीवाल जी को एंगेज करने का काम भी किया। तो प्रवेश वर्मा को इसलिए भी कह सकते हैं कि बड़ा आने वाले भविष्य में कुछ न कुछ बड़े मौके मिलेंगे, और अभी भी बड़ा मौका मिला, ऐसा नहीं कोई कैबिनेट बिल्कुल, मैं एक मिनट मंत्री आपको बन रहे हैं। टोकूंगा। आशीष सूद ले रहे हैं अब शपथ मंत्री पद की। 58 साल के हैं, जनकपुरी सीट से विधायक बने हैं। बताया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी हैं, गोवा के प्रभारी भी रहे हैं, पंजाबी नेता हैं। तो एक समीकरण ये साधने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी भी बात कही जा रही है। डॉक्टर परमवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। परमवीर जी, आशीष सूद मुख्यमंत्री के बाद जो है अब मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री की शपथ हो चुकी है। क्या लगता है आशीष सूद को क्यों चुना गया 6 लोगों में? सौरभ जी, देखिए, पहली बात तो 27 साल के बाद बीजेपी दोबारा दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई है। तो यहाँ पर पार्टी विद द चेंज, जैसे एक को लगा था कि अरविंद केजरीवाल जी का नारा था, वो बहुत कामयाब भी हुआ था। तो बीजेपी के लिए भी पार्टी विद द चेंज कि वही पुराने चेहरे, वही पुराने समीकरण ना जोड़ के नए लोगों को साथ कर लेना। बाकी देखा जाए तो नए लोग नहीं है, कई कई बार के पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा करके जितने भी लोगों को मंत्री पद दिए गए हैं, ज्यादा करके समर्पित रहे हैं भाजपा के लिए, कि कभी दाएं बाएं नहीं हुए, कि चाहे सत्ता से बीजेपी जो समय तक बाहर थी लेकिन कभी किधर गए नहीं। तो मुझे लगता है इस ईमानदारी का, इस कर्मठता का उनको परिणाम मिल रहा है। और देखिए, दिल्ली के अंदर इस बार का जो चुनाव था, वो अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचली बनाम इधर कर दिया। मतलब दिल्ली के अंदर वैसे पहले देखा नहीं जाता था कि कास्ट फैक्टर इतना कामयाब नहीं होता था, तो इस बार चला। तो उसी वजह से उन्हीं चीजों को काटने के लिए पहली बात तो मुख्यमंत्री का जो चुनाव किया गया है कि वो आतिशी जी के बाद तुरंत दिल्ली के अंदर महिला सीएम देना, और एक फुट कैडर जिसे बोलते हैं कि एबीवीपी से या कॉलेज की पढ़ाई की राजनीति से उठते हुए ऊपर तक आई है रेखा गुप्ता जी, वहां से उनको लेना। तो उनका मंत्रिमंडल भी उसी हिसाब से होना चाहिए था। यहाँ पर ही एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश की गई है। दिल्ली का कोई मूल निवासी नहीं है देखा जाए तो, सब लोग बाहर से आकर बसे हैं और अपने घर जीवन चलाते हैं, लेकिन उसी हिसाब से लेकिन सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है, चाहे वो पूर्वांचली हो, चाहे उत्तराखंड या हिमाचल से पहाड़ी जिनको बोल सकते हैं हम लोग, या जी सिख देखिए, समुदाय के। मनजिंदर सिंह सिरसा शपथ ले रहे हैं, राजौरी गार्डन सीट से विधायक बने हैं, 2 बार अकाली दल से भी विधायक रहे हैं, 2021 में बीजेपी ज्वाइन की थी, अभी फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पंजाब में चुनाव भी हैं और सिख समुदाय से अच्छा खासा वोट मिला है, ऐसा माना जा रहा है। दिल्ली में सिखों का समर्थन मिला है बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास रहेगा इनको मंत्री पद की शपथ दिलाकर भी। और जो आप कह रहे थे परमवीर जी की, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी समीकरण साधने का प्रयास किया गया है मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री चुने गए हैं सबको देखते हुए। प्रवेश वर्मा जैसे कि जाट समुदाय से आते हैं, आशीष सूद जो अभी शपथ ले चुके हैं वो पंजाबी हैं, मनजिंदर सिरसा जो शपथ ले रहे हैं वो सिख हो गए, अभी रविंद्र इंद्रराज शपथ लेंगे वो दलित समुदाय से हैं, कपिल मिश्रा जो कि हैं वो ब्राह्मण समुदाय से हैं,
पंकज सिंह की बात करें तो वो पूर्वांचली जो वोटर है उनको टारगेट करने के लिहाज से मुझे लगता है उनको चुना जाएगा। तो जो आप बात कर रहे थे परमवीर जी, उसी को आगे बढ़ाइए कि क्या चीज़ें तय की गई, क्या समीकरण साधने का प्रयास किया गया जब ये मंत्री चुने जा रहे थे? सौरभ जी, देखिए, दिल्ली का जो एक साधारण या आम बोलचाल में बात करते हैं, दिल्ली का दौरा इतना बड़ा होता है कि दिल्ली की छोटी सी घटना पूरे देश के हर कोने में एक संदेश भेजती है और उसकी चर्चा होती है। तो दिल्ली से मंत्री जो बनाए जा रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में, देखिए, बिहार में चुनाव आने वाला है, 27 में यूपी का चुनाव भी है, पंजाब भी है, उत्तराखंड में काफी लंबे चौड़े एरिया में चुनाव होंगे। बीजेपी के अंदर एक जो अब तक की बात थी, तो उसको देखिए कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा, जब हम किसी दुकान पर बैठे हुए आम लोग गपशप कर रहे होते हैं, तो वो एक छाप लगी हुई है, बनियों की पार्टी है। तो मुझे लगता है इस चीज से उबार कर बीजेपी तमाम तरीके के नेताओं को उभार रही है या उनको नर्चर कर रही है कि आने वाले समय में इनका उपयोग किया जाए। अभी तक भी दिल्ली के चुनाव के बाद से मेरी 2-3 लोगों से जैसे बात होती है, तो वो बोलते हैं कि एक सिख चेहरे की, जिसको आप पूरे भारत में कहीं मैं पर भी भेज आपको सके, रोकूंगा। रवींद्र इंद्रराज सिंह शपथ ले रहे हैं, बवाना सीट से विधायक बने हैं, पंजाबी दलित समुदाय से आते हैं, पहली बार के विधायक हैं। पंजाब में इस समुदाय को मजहबी सिख भी कहा जाता है और भाजपा वैसे भी काफ़ी दिनों से मुझे लगता है एक संदेश देने का दलितों के बीच प्रयास कर भी रही थी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ था, संविधान वाले मसले को अगर मद्देनजर देखा जाए, जिस तरीके से उसको एक भयानक तरीके से विपक्ष की तरफ से फैलाया गया था और जड़ों तक ये बात पहुंच भी गई थी संविधान वाले मसले को लेकर अगर देखा जाए। तो दिल्ली में अब आगे के लिहाज से, फ्यूचर के लिहाज से देखा जाए, अभी देखिएगा लोकसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर जो है एक अमित शाह का बयान भी आया था गृह मंत्री के, जिसको लेकर विपक्ष ने काफ़ी घेरा था। मुझे लगता है कि एक दलितों के बीच मैसेज देने के लिए इनका चुनाव किया गया है, जो समीकरण साधने के लिहाज से देखा जाए तो। सौरभ जी, देखिए, वही बात आ रही है कि चाहे दलित चेहरा लेकर आना हो या सिख चेहरा लेकर आना हो, बीजेपी के अंदर बहुत से समाज के हिसाब से इतने बड़े कद के नेता नहीं है जिनको अगर उनके क्षेत्र के बाहर भेजा जाए। जैसे अगर सिखों की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसा चेहरा थे जिनको आप पंजाब में आप भेज सकते हैं सिखों का नुमाइंदगी करने के लिए, उनको बात करने के लिए, चाहे तो आप कर्नाटक में भेज सकते थे। उनके जाने के बाद से एक बड़ा सिख चेहरा मिसिंग है अभी बीजेपी के अंदर। तो मुझे लगता है मनजिंदर सिंह सिरसा जी का इस लेकर आना ये काम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह पर एक्टिव है, उनकी पकड़ भी है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में। इसी प्रकार से पंजाबी इंद्राज जी की बात हो रही थी, मायावती जी और अब चंद्रशेखर रावण का भी एक अपना पोर्टफोलियो खड़ा हो रहा है। मुकाबले का उनके कद का एक दलित लीडर भी खड़ा करना बीजेपी के लिए आवश्यक था। तो इसी हिसाब से दिल्ली की पूरी कैबिनेट जो बनाई गई है उसी को सोचते हुए बनाई गई है। दिल्ली के प्रवेश वर्मा जी को बनाया है, अच्छा पद दिया गया है उनको एक जाट नेता खड़ा करने के लिए, क्योंकि जब बात होती थी हरियाणा के अंदर तो हुड्डा परिवार की तरफ ही देखा जाता था, जाटों की तरफ से, या अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें जयंत चौधरी की तरफ ही देखा जाता था। बीजेपी के अंदर एक अपना ऐसा चेहरा नहीं है जाट नेता भी कि जिसको अगर आप वो चाहे कि राजस्थान भेजे, चाहे हरियाणा भेजे, चाहे पंजाब भेजे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मैं आपको नेताओं को कपिल नर्चर मिश्रा करने शपथ ले रहे हैं, करावल नगर से विधायक बने हैं, आप में थे, पहले आम आदमी पार्टी में थे, उसमें मंत्री भी रहे हैं, दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हिंदुत्व का मुद्दा उठा के लगातार चलते हैं। मुझे लगता है कि इनको बनाकर एक मैसेज भी दिया गया है, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय को खुश करने की बात हो या फिर एक मैसेज कि भाई जो हमारी विचारधारा से जुड़ेगा और टिका रहेगा उसको भी सम्मान दिया जाएगा। ये भी मुझे लगता है, क्योंकि कैलाश गहलोत देखिए आए, लोग तमाम उम्मीद लगाए बैठे थे शायद उनको भी जगह दी जाएगी कैबिनेट, पर उनको नहीं दी गई। मुझे लगता है कि सीनियरिटी की वजह से इनको दे दिया गया कपिल मिश्रा को मौका। नहीं, एक और चीज़ है, सीनियरिटी के हिसाब से अगर मिलना चाहिए था तो मनोज बिष्ट को मिलना चाहिए था। नहीं, मैं वो वाली पार्टी चेंज करके जो आए वहां सीनियरिटी बता रहा हूँ। हाँ, उस लिहाज से अगर देखें तो क्योंकि गहलोत को नहीं मिला, अरविंदर लवली जैसे नेता जो कि पिछली सरकारों में मंत्री रहे हैं उनको नहीं मिला है, और अगर कपिल मिश्रा को मिला है तो उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो कपिल मिश्रा उस इलाके से आते हैं कि जिस इलाके में आपको याद होगा 2020 में दंगा हुआ था हिंदुत्व का, और कहा जाता है उस वक्त कि कपिल मिश्रा के एक बयान के बाद ही वो चीज़ें भड़की थी। उसके बाद से कपिल मिश्रा जिस तरह से आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी में आए हैं, जिस तरह से आक्रामक राजनीति हिंदुत्व करते रहे हैं, हालांकि वो उनकी परवरिश पहले जो है देखिए वो समाजवादी, उनके पिताजी समाजवादी साहित्यकार थे, उनके बेटे हैं, इनकी माँ जो है मेयर रही हैं, और ये आम आदमी पार्टी से राजनीति करते हुए विधायक बने, और उस वक्त किस तरह से भाजपा के खिलाफ आक्रामक, और जब ये भारतीय जनता पार्टी में आए तो उसके बाद इनकी राजनीति जो है वो 365 एक तरह देखा जाए तो मैं आपको एक सेकंड रुकूंगा। पंकज कुमार सिंह
शपथ ले रहे हैं मंत्री पद की, विकासपुरी से विधायक हैं और पूर्वांचली वोटरों को साधने के लिहाज से इनका चुनाव किया गया है। बिहार के बक्सर से आने वाले हैं, बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं और आपको बताएं पहली बार के विधायक हैं। इससे पहले पार्षद रह चुके हैं और बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव भी है तो चर्चा भी बड़ी थी। पहले तो चर्चा यही थी कि शायद कोई डिप्टी सीएम हो सकता है जो बिहार से आया हुआ हो पूर्वांचलियों को टारगेट करने के लिहाज से, मगर डिप्टी सीएम तो कोई नहीं बना। पंकज कुमार सिंह को मौका मिला है कैबिनेट मंत्री के तौर पर, तो देखने वाला होगा कि इनका चुनाव कितना बीजेपी को फायदे देता है, खासतौर पर बिहार में। और पूर्वांचली वोटरों का अच्छा खासा समर्थन भी मिला है। इलेक्शन में आप याद करिए तो एक बड़ा मुद्दा भी रहा था पूर्वांचली वोटरों को अपने खेमे में लाने का। ये भी साफ तौर पर देखा गया था। आपको याद होगा लोकसभा में जिस तरीके संजय सिंह भिड़ गए थे कि पूर्वांचलियों का अपमान किया गया, जब वोट काटने वाली बात आई थी उसको पूरा मुद्दा बनाया गया था। फिर अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से बयान दे दिया कि बाहर से लोग लाकर वोटर बनाए जा रहे हैं यूपी बिहार से, तो बीजेपी ने उसको मुद्दा बना दिया था कि पूर्वांचलियों को इस तरीके से बोला जा रहा है। तो देखिए पूरा पूर्वांचल समाज कहीं ना कहीं टारगेट पर रहा है और अब ये एक संदेश देने के लिए मुझे लगता है कि पंकज सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सभी 6 मंत्री शपथ ले चुके हैं। अब मैं बारी बारी से आप लोगों से पूछूंगा, ये जो 6 मंत्री हैं, संदीप जी पहले आपसे शुरुआत करता हूं, कैसे देख रहे हैं इन 6 मंत्रियों को चुनाव को? देखिए सौरभ जी, हर चीज को साधने की कोशिश किया गया है। उसमें जातिवाद भी एक फैक्टर है, सोशल इंजीनियरिंग किया गया है। उसमें ये भी देखा गया कि पार्टी लाइन पे कौन काम कर रहा है और दूसरी बात कि संगठन में कौन काम कर रहा है, क्या संगठन को भी संभाल सकते हैं। आने वाले भविष्य में संगठन के बहुत सारे ऐसे काम होंगे, क्या संगठन को भी साथ में ले चलेंगे, संगठन को भी साध लेंगे, तो ये भी ध्यान रखा गया। और तीसरी चौथी बात मैं बताऊंगा आपको कि सौरभ जी, ये भी ध्यान में रखा गया कि किस स्टेट में कौन सा चुनाव होने वाला है और किस जाति के लोग का प्रभाव कैसा रहेगा, तो ये भी साधने की कोशिश किया गया। चाहे वो पूर्वांचल की बात हो या फिर वो पंजाब की बात हो या फिर सिख समुदाय की बात हो या फिर जो है अल्पसंख्यक की बात हो या फिर मैं बात कर सकूं कि जो है आशीष सूद जी आते हैं। देखिए पंजाब में आने वाले भविष्य में चुनाव है तो सूद जी को भी एक बड़ा कर दिया गया, सिरसा जी को भी बड़ा कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा देखिए दलित समुदाय को भी मौका दिया गया। क्यों? इसलिए भी क्योंकि देखिए मैं बताऊं कुछ सीटों पे जो रावण थे, जिनको बोला जाता है चंद्रशेखर जी को, तो उनका भी काफी प्रभाव रहा है और कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी को हराने का भी काम उन्होंने किया था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर था कि उन दलित वोटों को भी किस तरीके से साधा जाए और ताकि भविष्य में जब भी कोई चुनाव हो, अब देखिए एमसीडी का भी चुनाव होगा, तो उसमें किस तरीके से वोट बैंक को अपने तरफ ही रखा जाए, ये भी है। और एक बात और बताऊं, आज इस कैबिनेट से लेकर रेखा गुप्ता जी तक कि ये चुनाव में जो भी लोग जीत कर आए हैं या आने वाले भविष्य में जो लोग को मंत्री बनाया गया है और मुख्यमंत्री बने हैं, ये सिर्फ 5 साल के लिए नहीं इनको टारगेट किया गया है, आने वाले भविष्य के अगले 10 साल के लिए भी टारगेट रखा गया है ताकि बीजेपी अपनी दोबारा से जनाधार यहाँ न हो पाए। बीजेपी जो इन्होंने वादा किया है उस वादा को पूरा कर पाए। और यमुना को लेकर जो काफी पीछे पड़े थे लोग कि यमुना इतनी गंदी है, तो उसको किस तरीके से साफ रखा जाए। देखिए मंत्री बनने से पहले जो है सारी चीजें काम चालू हो गई थी। तो ये भी बीजेपी एक मैसेज देना चाहता है कि वो अपने हिंदुत्व को लेके पीछे नहीं है। दूसरी बात कि वो जो विकास का मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास, उसको लेके पीछे नहीं रहेगा। साथ ही साथ हर व्यक्ति का साथ लेना चाहता है बीजेपी। ऐसा नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति उससे दूर रहे, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय ही क्यों ना हो, उसका भी साथ उसको चाहिए। तो बीजेपी अब ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि बनियों की पार्टी हो गई है या पर्टिकुलर किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय की पार्टी। ये बीजेपी का ये पूरा मैसेज है कि सबका साथ हो तो सबका विकास हो और सबका साथ रहेगा तभी आने वाले भविष्य में बाकी अदर स्टेट के अंदर अपना जो है महत्वाकांक्षा को पूरा किया जा सकता है या अपनी सरकार बनाई जा सकती है। और एक बात और भी मैं बता दूं, देखिए बिहार में चुनाव होने वाला है, वहां पे इतना आसान भी बीजेपी के लिए नहीं होने वाला है। उसके पीछे रीजन ये देखिए, प्रशांत जी काफी मेहनत कर रहे हैं पीके और जो है उसके साथ साथ जो है बाकी और बड़े नेता भी वहां काम कर रहे हैं। तो ये भी एक मैसेज दिया गया है कि नहीं, हम जो है बिहार को भी साधने में अपना बड़ा रोल बीजेपी अपना अपनाएगी। तो इसलिए भी साथ दिया गया। आप देखिए कि बीजेपी में जितने भी बिहार के बड़े लीडर थे, वो मनोज तिवारी से लेकर बाकी लोगों को भी इस चुनाव में बड़ी भूमिका दी गई थी। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो इनको चुना गया कैबिनेट में, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप था मनोज तिवारी जी का कि जो इनको मौका मिलना चाहिए, बिहार के लोगों को या पूर्वांचल के लोगों को मौका मिलना चाहिए। ठीक कह रहे संदीप जी कि बिहार कहीं ना कहीं निशाने पर है बीजेपी के, क्योंकि अगला बड़ा टारगेट मुझे लगता है बीजेपी के लिए बिहार ही रहने वाला है। और बिहार को मद्देनजर आप देखेंगे तो पंकज सिंह का चुनाव किया गया है मंत्री के तौर पर। अब कितना असर होगा ये देखने वाला हो। सत्येंद्र जी कैसे देख रहे हैं जो 6
मंत्रियों ने शपथ ली। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिरसा, रविंद्र इंद्रराज, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह। कैसे देख रहे हैं इनके चुनाव को? ये एक गुलदस्ता बनाया है बीजेपी ने। सबका और साथ जब सबका कोई विकास। गुलदस्ता बनाता है तो उसमें से बड़ा चुन चुन के फूल डालता है। तो ये बीजेपी एक गुलदस्ता बांध रही है। अब इन गुलदस्ता में हर बगिया से फूल लगाए गए हैं, हर बगीचे से एक निशानी के रूप में। जैसे ये दिल्ली का मंत्रिमंडल कम लग रहा है, बीजेपी के आगे आगामी चुनाव की तैयारियों का मंत्रिमंडल ज्यादा लग रहा है। अब जैसे पूर्वांचल से जो दिए हैं वो तो ठीक है, और दलित चेहरे तो सही है, लेकिन बहुत सारे, जैसे आप देखेंगे कपिल मिश्रा जी का जो चयन है वो एक जातीय समीकरण से ज्यादा ये है कि बीजेपी अभी मतलब दिखाना चाह रही है कि हमारा जो मुद्दा है हिंदुत्व का, उसको जो है हम अपने मुख्य धारा से अलग नहीं किए हैं। वो कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा का चयन जो है उसका अपनी हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति समर्पण भी बीजेपी का दिखा रहा है। और जिस तरह से कपिल मिश्रा फायरब्रांड नेता रहे 2019 के बाद से लगातार, वो किस तरह से उन्होंने अपना टर्न किया, और देखिए शपथ ग्रहण में भी वो पूर्णतः भगवा कलर का अपना पहन के आए हैं। तो एक जो लगातार ये आरोप भी लग रहा था कि दिल्ली में चुनाव में बीजेपी अपने उग्र हिंदुत्व से थोड़ा सा अलग जाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर बीजेपी ने उस छोटे छोटे डैमेज को भी कंट्रोल करने के लिए मतलब तत्पर दिखी है इस पूरे चयन में। आप कपिल मिश्रा का सिलेक्शन देख सकते हैं। फिर उसके बाद रविंद्र इंद्रराज जी का बवाना एक बड़ा क्षेत्र है, और वो पंजाब तक जो है उसका असर जाता है, क्योंकि वो मजहबी सिख भी हैं, और पंजाब में मजहबी सिख वोटर जो है बहुत बड़ी संख्या में, और ये कभी कांग्रेस के साथ जुड़े रहा करते थे, फिर अभी आम आदमी की तरफ शिफ्ट हुए हैं, और अभी ये बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसी बहुत संभावना है, वहां लोकल पे भी बीजेपी प्रयास कर रही है। और मनजिंदर सिरसा जो है दिल्ली जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उससे भी जुड़े रहे। एक सामान्य जैसे नवजोत सिंह सिद्धू जो है लोकप्रिय नेता है, लेकिन मनजिंदर सिरसा जो एक धार्मिक और सिख समुदाय के एक प्रभावी नेता है। तो ये चयन जो है कहीं न कहीं बीजेपी ने जो है बड़ी सुई से अरविंदर सिंह लवली को नहीं चुना, जबकि वो दिल्ली के पुराने नेता थे। तो बीजेपी ने बड़ी बारीक से जो है अपना डैमेज बिल्कुल बड़ी बारीकी से चुना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो आपने बोला कि गुलदस्ता बनाने का प्रयास किया है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा। परमवीर जी, अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि जो गुलदस्ता बनाने का प्रयास है, संदीप जी बोले सबका साथ सबका विकास का संदेश देने का प्रयास है, ये कितना फलदायी साबित होने वाला है? क्या लंबा टारगेट किया गया है? हाँ सौरभ जी, देखिए अगर बीजेपी की कार्यप्रणाली को देखें तो लंबा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो मुझे ऑब्जर्व हुई है एक बात, ये देखिए एक डेकोरम मेंटेन करना या डिसिप्लिन कहते हैं कि देखिए हमने पहले देखा है आम तमाम जहां पर इस तरीके की सरकारें बन रही होती थी कि मेरे को फला का पद नहीं दिया तो मैं नाराज हूँ। वो कुछ दिन तक वो मैनुअल ड्रामा भी चलते हुए हम देखते थे मीडिया के अंदर कि वो बैठकों में नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, नाराजगियां चल रही होती थी। तो देखिए कितने डिसिप्लिन तरीके से कि एक नाम आता है छोटी सी पर्ची पे लिखा हुआ है, राजस्थान में भी देखा हमने, मध्य प्रदेश में भी देखा कि जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था वैसे व्यक्ति सीएम बन गए। जबकि कानून उन्होंने बहुत बहुत दिन तक किया होता है, लेकिन एक डिसिप्लिन होता है कि ऊपर से आपका संगठन आपको आदेश कर रहा है कि आप ये काम, आप ये। बीजेपी में खास बात ये होती है, देखिए मैंने जब बोलचाल में भी बात इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं मुझे दायित्व मिला है इस काम का। ये डिसिप्लिन जो है ये बीजेपी ने एक रेखा खींच के दिखाई है। हमने देखा था राजस्थान के अंदर गहलोत साहब का और सचिन पायलट का आपस में किस तरीके से उन लोगों के 3-4 महीने मीडिया को बहुत काम रहा है की वजह से कि वो क्या बोल रहे हैं, फलाना क्या बोल रहा है। तो बीजेपी के अंदर ये नहीं है। इन चीजों से ऊपर ये गुलदस्ता तो बना रहे हैं, लेकिन गुलदस्ता बनाने के लिए इतना आपको संगठन के ऊपर इतना डिसिप्लिन भी होना चाहिए कि जो डिसीजन आया है तो उसके अगर कोई अगेंस्ट में ना जा पाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। अच्छी लगी कि रेखा गुप्ता जी देखिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठकर आई हैं। प्रवेश वर्मा जी का नाम उनसे आगे बहुत सारा राउंड ले रहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल को जिसने हराया उसका अधिकार है। आम जनता बात करती थी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ और थोड़ा संगठन ने सोचा है कि इनको उपयोग कहीं और करना होगा तो रेखा गुप्ता जी को नंबर दिया और वो चांस है जो उनको काम दिया गया वो काम कर रहे हैं। इन सब चीजों का डिसिप्लिन और पार्टीज में मिसिंग है ये। और ये देखिए ये भी ये होता कहाँ पर है, इसको डेवलप करना भी इतना आसान नहीं है। ये कैडर बेस्ड पार्टी होगी, वहीं पर डिसिप्लिन ये मेंटेन होगा। ऐसा डिसिप्लिन बहुत सालों पहले कम्युनिस्ट पार्टी को उनके अंदर भी होता था कि जिसका नाम आया है वही काम करेगा, बाकी अपना उसके साथ देंगे। ये बीजेपी ने डेवलप करा है। ये एक नया फेज है भारतीय राजनीति का जो आगे हमको दिखाई मुझे लगता है कि ये जो आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं ये ताकत से भी आता है। केंद्र में जिस तरीके की ताकत बीजेपी के पास लगातार है 2014 के बाद से,
उसको चैलेंज करना वैसे भी किसी के लिए आसान नहीं है। और आपने जो जिक्र किया कि कभी कांग्रेस के पास भी ऐसे ही डिसिप्लिन होता था, तो उसका कारण वही था ताकत के केंद्र में उस समय देखिए, इंजन कांग्रेस मजबूत मजबूती से रहेगा तो बैठी हुई बोगियां थी। इधर उधर नहीं होंगी, और अब डबल इंजन है तो कोई बोगी इधर जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। ये सब अनुशासन ताकत का ही होता है।